हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ते आ रहे थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री की आप कुछ मूलभूत जो अवधारणाएं थी उनके बारे में पढ़ते आ रहे थे। इससे पहले वाले सेशन में हमने किसके बारे में पढ़ा था? क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी किसकी? मैटर की, पदार्थ की बात की थी। उसको दो तरह से क्लासिफाई किया था, फिजिकली एंड केमिकली। आपने क्या बोला था कि मैम फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपका जो मैटर जाता है वो तीन अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एक आपका ठोस होगा, एक द्रव होगा, एक क्या होगा? गैस होगा। ठीक है। वहीं आपने बोला कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं हम, रासायनिक वर्गीकरण करते हैं पदार्थ का, तभी आपका जो पदार्थ होता है वो एक शुद्ध पदार्थ के रूप में पाया जाता है, प्योर स्टेट में पाया जाता है, दूसरा मिक्सचर के रूप में पाया जाता है। ठीक है। मिक्सचर को आपने फर्दर क्लासिफाई किया था, देन आपने बोला था कि जो आपका मिक्सचर है वो एक हेट्रोजीनस बनाएगा, एक होमोजीनस बनाएगा। ठीक है। और जहाँ शुद्ध पदार्थ यानी आप प्योर सब्सटेंस की बात की थी, तो वहां पर आपने क्या कहा था कि एक आपका एलिमेंट्स यानी तत्व बनेंगे और दूसरा आपका क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। ओके। इसके बाद हमने कुछ भौतिक राशियों की बात की थी, जहां पर आपने बोला था कि पदार्थ के गुण धर्मों को अलग अलग तरह से हम पढ़ेंगे। एक उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगे, गुणधर्म आएंगे, भौतिक गुणधर्म, और एक आपके उसके रासायनिक गुणधर्म आएंगे। ठीक है। भौतिक गुणधर्मों में आपने क्या बोला कि हम सब्सटेंस या किसी कंपाउंड के कलर की बात करेंगे, उसके ऑर्डर की बात करेंगे, यानी उसका रंग क्या है, उसमें गंध किस प्रकार की है, साथ ही बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, और फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था की बात करेंगे कि वो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस कौन से स्टेट में पाई जा रही है। केमिकल आपने जहां पर प्रॉपर्टीज की बात की थी, तो आपने बोला या तो वो कंपाउंड अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने पर आपका क्या बनाएगा? अलग अलग उत्पाद बनाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? रासायनिक प्रकृति, रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाएं भी आप उसको कहते हैं। साथ ही आपने क्या बोला कि जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वहां पर आप उसका नेचर भी बताएंगे, प्रकृति कैसी होगी उसकी, अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर न्यूट्रल है, या लवणी है। इस प्रकार से आप उसकी प्रकृति के बारे में बताएंगे। अभी हमने क्या शुरू किया था कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें उसकी कुछ फिजिकल मेजरमेंट की भौतिक राशियां होंगी, जिनसे अब उसकी माप लेंगे। और माप क्या हो सकती है? आपकी लंबाई हो सकता है, आपका क्षेत्रफल हो सकता है, आयतन हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से हमने कुछ भौतिक राशियों की बात की थी, जिसमें आपका द्रव्यमान आया था। ठीक है। लंबाई की बात आपने की थी, समय की बात की थी, वहीं तापमान की बात की थी, ऊष्मागतिकी की बात की थी, विद्युत धारा की बात की थी आपने, और इन सब की जो मापन की इकाई थी वो भी हमने देखी थी कि एसआई यूनिट इनकी क्या क्या होंगी। ओके। अभी आज चलते हैं, कुछ और भौतिक राशियों की बात करेंगे। हमने किसकी बात की? मास एंड वेट की बात की, यानी जो आपका द्रव्यमान है वो, और दूसरा क्या है आपका? भार। तो द्रव्यमान और भार में क्या अंतर था? हमने बोला कि अगर कोई द्रव्य आपके पास है, द्रव्य क्या हो गया आपका? पदार्थ यानी कि मैटर जो है। ठीक है। अभी उस मैटर में द्रव्य की कितनी मात्रा है? ओके। क्या कह रहे हैं? किसी भी मैटर में उस मैटर की कितनी मात्रा है वही उसका द्रव्यमान है। द्रव्य का मान आपको बताया जाएगा, मास, जिसको हम किस में देखते हैं? किलोग्राम में देखते हैं। ओके। कि सपोज कोई बैग है आपके पास, ओके, ये बैग ए है। अभी इसका द्रव्यमान पूछा जाएगा, हमने इसको वेइंग मशीन पर रखा और वेइंग मशीन ने बोला कि ये 5 kg का है, तो ये 5 kg क्या हो गया? इस बैग का मास हो गया। लेकिन जब वेट यानी भार की बात की जाएगी, तो फिर हम भार क्या हो जाता है आपका? गुरुत्वीय त्वरण या जी के साथ आप उसको कोरिलेट करते हैं, तो W इज इक्वल टू होता है M इंटू जी। यानी जो इसका मास होगा, साथ में ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा है उसके अकॉर्डिंग जितना भी फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इस पैक पर लगने वाला भार मिल जाएगा। ओके। आप क्या कह रहे हैं कि मास तो क्या होता है? नियत होता है। ये 5 kg का है, आप इसको कहीं पर भी ले जा लीजिए यूनिवर्स में, स्पेस पे, ये 5 kg ही रहेगा इसका मास। ओके। लेकिन ग्रेविटेशनल पुल की जो आप बात कर रहे हैं वो अलग अलग स्थानों पर क्या है? अलग अलग लग रहा है। और जब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, तो उसके कारण आपका W भी क्या होगा? इफेक्ट होगा। ठीक है। W पर कुछ ना कुछ अफेक्ट पड़ेगा,
चेंज आएगा इसमें, क्यों? क्योंकि आपका जी की वैल्यू चेंज होगी। तो समझ गए, द्रव्यमान आपका क्या है? द्रव्यमान हम कह रहे हैं कि आपका नियत रहेगा हर एक स्थिति में, हर एक स्थान पर, ठीक है। लेकिन जहां पर हम भार की बात करेंगे, भार क्या हो जाएगा? आपका स्थान परिवर्तन के साथ साथ, यानी जहां पर जी की वैल्यू परिवर्तित होगी। अगर जी कांस्टेंट है तो फिर पूरा डब्ल्यू कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर जी की वैल्यू चेंज हो रही है तो आपका डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ओके, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का, किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है? जितना पदार्थ उसमें उपस्थित है उसकी मात्रा। while weight is the force exerted by gravity on an object, ठीक है। अभी उस ऑब्जेक्ट पे कितनी ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि उसका भार क्या हो। द मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। मास क्या है आपका? कांस्टेंट है, द्रव्यमान आपका स्थिर है, नियत है। वहीं वेयर एज इट्स वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। यही हमने बोला कि अगर जी की वैल्यू में चेंज आएगा तो आपका डब्ल्यू भी अफेक्ट होगा, अब डब्ल्यू का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ओके, द मास ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। ओके, तो यहाँ पर आपको एनालिटिकल बैलेंस मिलता है और उसके आधार पर आप क्या बता देते हैं? एक्यूरेट जो मास होता है, ठीक है। The SI unit of mass as given in table 1.1 is kilogram. However, its fraction named as gram. 1 kg is equal to 100 grams. Sorry, 1000 grams is used in laboratories due to the smaller amount of chemical used in chemical reaction. क्या समझ में आया कि आपको लैब्स में क्या करना पड़ता है? बहुत छोटे छोटे फ्रैक्शंस लेने पड़ते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट्स में कंपाउंड को, केमिकल्स को लेना पड़ता है। यानी वहां पे किलो के भाव में नहीं लेते हैं। जब भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरीज में तो क्या किया जाता है? स्मॉल अमाउंट ली जाती है, और वो स्मॉल अमाउंट आप किसकी फॉर्म में लेते हैं? ऑल्दो आपने क्या बोला कि आपका एसआई जो यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम है, लेकिन आपको वहां पे ग्राम में लेना है, तो आपको पता होना चाहिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप वेइंग कर ले जाएंगे। ओके, दूसरा आपने क्या बोला? अगर आपको एक्यूरेटली किसी का वे लेना है तो किसका यूज करना होगा? एनालिटिकल बैलेंस का यूज करना होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। इतना आपको समझ में आ गया? मास क्या हो गया? जितना भी पदार्थ किसी वस्तु को बनाने में लगा है उसका पूरा जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका द्रव्यमान हो जाएगा। भार क्या हो गया? जितना उस वस्तु पर ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है इनटू आप मास कर देंगे तो भार आपको मिल जाएगा। द्रव्यमान आप क्या कह रहे हैं? कांस्टेंट है, लेकिन जब भार की बात करेंगे तो आपके ग्रेविटी में जितना चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग आप बता देंगे कि भार आपका स्थिर नहीं होगा, यानी वो चेंज होता रहेगा। आपने क्या कहा कि मास की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? नियत रहेगी, भार की वैल्यू नियत नहीं रहेगी। ओके, और साथ ही आपने क्या बोला कि जैसे हम किलोग्राम, हमने एसआई यूनिट बोला मास का, वैसे ही क्या हो जाएगा? जब आपको लेबोरेटरीज में प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होंगे तो तभी आपको कम लेना पड़ता है मात्रा, इसीलिए क्या करेंगे? ग्राम में वैल्यू लेंगे। और आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। ओके, जल्दी से करेंगे, फिर नेक्स्ट आपका देखिए। चलिए, नेक्स्ट आपका क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या था आपका? आयतन। जब हम पदार्थ की बात कर रहे थे, पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे, तब आपने एक चीज कही थी कि एक जिस चीज में द्रव्यमान है और दूसरा जो आयतन रखती है, ठीक है। आयतन रखने का मतलब क्या है? कि जो पूरे स्पेस में कुछ न कुछ स्थान घेरती है उसको आप क्या बोलेंगे?
आपका आयतन बोलेंगे कि उस पदार्थ में आयतन है, या फिर वो चीज किस में आएगी, पदार्थ की कैटेगरी में आएगी। तो वही आयतन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो है क्या। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि मेरे पास ये पेन है और ये पेन क्या कर रहा है, इस पूरे स्पेस में कुछ ना कुछ स्थान तो घेर ही रहा है। ठीक है, जैसे हमने इसे किसी बॉक्स के अंदर रख दिया है, अब आप बॉक्स के अंदर चीजें रखते जाते हैं, आपने वहां पेन रख दी, अपनी पेंसिल रख दी, शार्पनर रख दिया, इरेजर रख दिया, ऐसी आपने बहुत सारी चीजें रख दी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका बॉक्स जो होता है वो फुल हो जाता है, फिर उसमें और चीजें नहीं आती। यानी जितनी चीजें आपने बॉक्स के अंदर रखी उन सभी ने क्या किया, कुछ न कुछ स्थान को घेरा है। और जितना उन्होंने स्थान घेरा है, अलग अलग बात करें, अगर इस पेन ने इतना स्थान घेरा है जितने में ये रखा जा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी चीजें आपने बॉक्स के अंदर रखी हैं उन्होंने कुछ ना कुछ स्थान घेरा है, और जितना स्थान उन्होंने घेरा है वो उनके द्वारा अपनाया गया आयतन था, या उतना उनका हम क्या कह सकते हैं, आयतन रहा होगा। ओके, तो कोई भी वस्तु स्पेस में जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ओके, it has the units of length cube, so in SI system volume has units of m की power 3. ठीक है, but again in chemistry laboratory smaller volume are used, hence volume is often denoted in centimeter cube. Okay, or decimeter cube units. A common unit, liter, which is not an SI unit, is used for measurement of volume of liquids, where 1 liter is equal to 1000 ml. 1000 centimeter cube is equal to 1 decimeter cube. In the laboratories, the volume of liquid or solution can be measured by graduated cylinder, burette, pipette, etc. A volumetric flask is used to prepare known volume of a solution. यानी क्या कह रहे हैं कि आपने बोला कि वॉल्यूम तो क्या होता है, जितना कोई चीज स्पेस में स्थान घेर रही है वो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, आयतन। मैथमेटिकली आप वॉल्यूम किसको कहते थे, जब भी आप मैथ्स में आयतन की वाले क्वेश्चंस करते थे तो आपने क्या बोला कि 3 तरह की विमाएं आप लेते थे और तीनों को क्या कर देते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, तो आपको आयतन मिल जाता था। ठीक है, और तीनों विमाएं आप किस में, एसआई यूनिट में रखते हैं, तो आप क्या कर ले जाते थे, m इंटू एम इंटू एम, तो m आपका 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो m की पावर 3। ठीक है, तो मीटर क्यूब क्या होता है आपका, वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है। ठीक है, क्यूबिक मीटर आप इसको बोल सकते हैं, क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, ये एसआई यूनिट होगा। लेकिन जैसे हमने मास में बात की कि केमिकल आपका बहुत कम अमाउंट में लिया जाता है, वैसे ही लेबोरेटरीज में ये भी बहुत कम वॉल्यूम में लिया जाएगा अगर, तो फिर आप इसको किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं। ओके, और यहाँ पर आपको बताया है कि आपका जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। और दूसरा, अगर आपके पास कोई चीज लिक्विड में है तो लिक्विड में आप मीटर और सेंटीमीटर को में उसको मेजर नहीं कर पाएंगे, तभी आप क्या करेंगे, लीटर में मेजर करेंगे। ओके, और लीटर में मेजर करने पर आप क्या बोलेंगे उसको, कि लीटर उसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा वॉल्यूम। ओके, तो लीटर में क्या करेंगे, मेजर करेंगे लिक्विड, तो लीटर उसका एसआई यूनिट नहीं होगा, सिर्फ आप उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। कहीं कहीं पर अगर आपको स्मॉल अमाउंट देना है तो वहां पर आप एमएल, मिलीलीटर में भी यूज करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। और उन्हीं लिक्विड्स को मेजर करने के लिए आपको लेबोरेटरीज में अलग अलग ग्लासवेयर मिलते हैं, जिनमें कि आपका ब्यूरेट हो गया। ठीक है, ब्यूरेट एक ग्लास की बनी हुई ऐसे स्फेरिकल सिलेंडर टाइप रॉड होती है जिसमें नीचे वॉल्व लगी होती है। ओके, तो उस नोब को आप फिक्स करते हैं या लूज करेंगे तो वहां से फिर लिक्विड गिरता है आपका ड्रॉप पर। ठीक है, पिपेट होती है, पिपेट पे शक करके, ठीक है, या फिर आपको उसके पीछे रबर से एक वॉल मिलती है जिसको आप प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे तो उससे लिक्विड उसमें भर जाता है। ठीक है, तो वो भी क्या है आपका, मेजर करने के लिए या लिक्विड को मेजर करने के लिए आपके ग्लासवेयर्स होते हैं। दूसरा, ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स बोल रहे हैं, तो वहां पर सिलेंडर्स आपको मिलते हैं जिनको आप मीजरिंग सिलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, तो उनमें आपका वो यूनिट्स लिखी होती है। ठीक है,
कौन स्केल बना होता है ना, कितने मिलीलीटर कितना चाहिए आपको, वो पूरा बना होता है। दूसरा आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं, जहां पर आपको नोन अमाउंट में क्या बनाना होता है, कोई भी सोल्यूशन बनाना। ओके, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा वॉल्यूम के बारे में। ये देखिए, तो ये आपका क्या है, ब्यूरेट आपकी ऐसे दिखती है कुछ। ओके, यहाँ पर ये स्टॉप कॉक है, नोब लगी होती है, इसमें आपने पूरा लिक्विड भर दिया, इसको आप टाइट कर देंगे। ओके, तो ये बंद हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ही लूज करेंगे यहाँ से लिक्विड बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा। ये स्केल होगा इसमें बना हुआ। ओके, देन ये आपका ग्रेजुएटेड सिलेंडर होगा, या मीजरिंग सिलेंडर भी इसको कहा जाता है। ओके, तो इसमें भी इस तरह से स्केल बना होता है, और जितनी क्वांटिटी में आपको कोई लिक्विड चाहिए आप इसमें मेजर करके ले सकते हैं। ये आपकी पिपेट होती है। ठीक है, यहाँ पर या तो आपको रबर से एक वॉल मिलती है रबर से बनी हुई, जो कि क्या करता है आपका, उसको प्रेस करेंगे या रिलीज करेंगे तो उससे इसमें लिक्विड भर जाता है। ठीक है, यहाँ से आप लिक्विड भरेंगे इसमें, या आप क्या करते हैं, शक करते हैं यहाँ से। ठीक है, शक करेंगे तो तभी भी आप इसमें क्या कर ले जाते हैं, फिल कर ले जाते। इसमें अलग अलग कोई वो नहीं बनी होती है, स्केल नहीं बना होता है, इसमें सिर्फ एक कैलिब्रेशन मार्क होता है यहाँ पे स्केल। जैसे इसमें कितना लिखा है, 10 ml का होगा तो 5 ml का होगा, कोई 2 ml का होगा, कोई 1 ml का होगा, कोई हाफ ml का होगा। तो इस तरह अलग अलग पिपेट्स बनी होती है, अलग अलग उसके क्वांटिटी की। ओके, ये 10 ml की है, तो इसमें यहाँ जहाँ कैलिब्रेशन मार्क होगा, यहाँ तक जब आप लिक्विड भरेंगे तो वो कितने ml का भरा जाएगा, 10 ml का भरा जाएगा। ओके, यहाँ कहीं इसमें हो सकता है आधे में एक मार्क लगा हो, तो आप इसका हाफ कर ले जाएंगे तो कितना, 5 ml लिक्विड उसमें आएगा। ठीक है, देन आप क्या कहते हैं, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है आपका। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में भी अलग अलग स्केल नहीं होते। जैसे पीपीटी में आपने बोला कि 10 ml है, तो यहाँ पे कैलिब्रेशन मार्क होता है। कैलिब्रेशन मार्क एक रिंग टाइप की होती है। ठीक है, रिंग दिखेगी आपको यहाँ पे बनी इस तरह। तो आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में भी ऐसे ही रिंग बनी होती है, और जितना ml उसमें लिखा होगा उस कैलिब्रेशन मार्क तक आप जब लिक्विड भरेंगे तो उतना ही ml आएगा। ठीक है, जैसे इसमें 100 ml लिखा है, तो अगर आपको 100 ml, सपोज हम बोल रहे हैं कि आपको 100 ml पानी इसमें भरना है, तो आप 100 ml पानी आपका कहाँ तक आएगा, इस कैलिब्रेशन मार्क तक आएगा। लेकिन ये आपका जो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, ये आपका इतना एक्यूरेट नहीं बताता है एज कंपेयर टू दिस। तो ज्यादातर हम मीजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं, जो ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर जिसको कहा जा रहा है, इसी को पैमाने के तौर पर यूज किया जाता है मापन के लिए। अगर 100 ml बोला जा रहा है, तो आप मीजरिंग सिलेंडर में 100 ml लेते हैं, देन आप इसमें ट्रांसफर करें। ठीक है, तो कैलिब्रेशन मार्क के थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट वैसे उतना ही आता है। लेकिन आप एक्यूरेट मापने के लिए किसी चीज को इसका यूज करते हैं, या आप पिपेट का यूज करते हैं। ठीक है, ब्यूरेट का यूज आपका होता है जब टाइट्रेशन की जाती है। ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको अगर कोई चीज क्या करनी है, मिक्स करनी है किसी सोल्यूशन में, ये सब ग्लासवेयर आप प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। ठीक है, तो ब्यूरेट का यूज कहाँ कह रहे हैं, जहां पर ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको कोई चीज ऐड करनी है, और स्केल भी चाहिए आपको, क्योंकि स्केल में आप क्या करेंगे, कैलकुलेट भी तो करेंगे कि कहां पर आके आपका टाइट्रेशन में रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो वो आप वहां पर किसका यूज करेंगे, ब्यूरेट का यूज करेंगे। ओके, तो जल्दी से वॉल्यूम के बारे में नोट करेंगे, आयतन के बारे में, और फिर जल्दी से क्या बना लेंगे, फिगर्स बना लेंगे। ओके, जल्दी से ग्लासवेयर्स आपके जितने भी हैं वो आप बना लेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट राशि क्या है आपकी, डेंसिटी यानी घनत्व। डेंसिटी क्या होता है आपका, डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, मास अपॉन
वॉल्यूम, डी यानी डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी घनत्व तो क्या हो गया आपका, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम की वैल्यू 1 कर दूं कि 1 क्यूबिक मीटर, जो भी आपका यूनिट आप वहां पर लेंगे, वो आपका वॉल्यूम की वैल्यू 1 हो गई, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या बोलेंगे आप, मास, ठीक है। तो यानी अगर कहीं पर आप यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में जितना सब्सटेंस का मास होगा वही उसकी क्या है, डेंसिटी है, ओके। The two properties mass and volume discussed above are related as follow. Mass, density, volume. Density of a substance is its amount of mass per unit volume. ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है वही आपकी क्या हो जाएगी, उस सब्सटेंस के लिए डेंसिटी हो जाएगी, यही मैंने बोला। देन so SI unit of density can be obtained as follow. SI unit of density is equal to SI unit of mass divided by SI unit of volume. क्या कह रहे हैं, चूंकि आपके पास फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो SI यूनिट ऑफ D लिख रही हूं मैं, मीन्स डेंसिटी इज इक्वल टू SI यूनिट ऑफ M यानी मास डिवाइडेड बाय SI यूनिट ऑफ V यानी वॉल्यूम, ठीक है। तो आपका मास का SI यूनिट क्या है, किलोग्राम, वॉल्यूम का SI यूनिट क्या था आपका, मीटर क्यूब। तो आप क्या बोल सकते हो, डेंसिटी का SI यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या आप क्या लिखते हो इसे, किलोग्राम मीटर की पावर -3 का SI यूनिट हो गया, ओके। This unit is quite large and a chemist often express density in gram centimeter -3, ठीक है। यानी ये तो ज्यादा हो गया, लेकिन जब आप क्या कह रहे हैं, छोटी कम सब्सटेंसेस के लिए आप यूज करेंगे, तभी आप इसको सेंटीमीटर ग्राम की पावर -3 या सेंटीमीटर पर ग्राम क्यूब, ओके, इसमें ले, समझ गए। Then density of a substance tells us about how closely its particles are packed. If density is more, it means particles are more closely packed. Okay? क्या समझ में आया, जैसे हम कहते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो टाइटली बॉन्डेड है या टाइटली पैक्ड है, ठीक है। ज्यादा मास वहां पर आ रहा है, मास ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और मास ज्यादा कभी होगा जब वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। यानी यूनिट वॉल्यूम में अगर ज्यादा मास है तो उस चीज का ज्यादा डेंसिटी है, उसी यूनिट वॉल्यूम में अगर मास कम है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास का मतलब क्या है, ज्यादा चीजें आपने वहां पर पैक कर दी है, ओके। उसी यूनिट वॉल्यूम में अगर आपने कम चीजें रखी है दूर दूर, तो उसका मास कम हो जाएगा, तो डेंसिटी भी कम हो जाएगा। सपोज आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, मैं बोल रही हूँ आपके पास क्या है, 2 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स आपके पास A है, एक बॉक्स आपके पास A है, एक आपके पास B है, ठीक है। आपने दोनों में सामान को रखा है, एक बॉक्स आपने ये लिया है, एक आपने ये लिया, 2 बॉक्सेस लिए हैं आपने, इसमें आपने कुछ तो चीजें रख दी हैं, ठीक है। दूसरे में भी आपने कुछ चीजें रख ली हैं, आपने बोला है दोनों में लगभग क्या है, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इनका मास लगभग सेम, ठीक है, द्रव्यमान सेम है, लेकिन इसमें आपकी कम चीजें आई हैं, उतना आपका वॉल्यूम सेम है लेकिन कम चीजें आई हैं, यानी आपके ये पार्टिकल कैसे हो गए, दूर दूर हो गए, तो इसकी डेंसिटी कम होगी, तो ये होगा लीस्ट डेंस, ओके। और ये कैसा होगा, मोर डेंस होगा एज कंपेयर टू दिस, इसका घनत्व तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड है, और आप कह रहे हैं क्लोजली पैक्ड होने के कारण इसमें ज्यादा पार्टिकल्स आ गए हैं, यानी मास ज्यादा हो गया है।
वॉल्यूम तो आपने दोनों केस में सेम ही रखा है, वॉल्यूम आप इतना ही रख रहे हो, यही बॉक्स का वॉल्यूम है और इस बॉक्स का वॉल्यूम भी इतना ही है, फिक्स है मतलब दोनों, ठीक है, बराबर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा होने का मतलब क्लोजली पैक्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका घनत्व तो ज्यादा हो गया, डेंसिटी ज्यादा होगी, इसका घनत्व तो क्या हो गया, कम। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको डेंसिटी को नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका क्या है, टेम्परेचर यानी तापमान। ओके, तो तापमान, टेम्परेचर आपका क्या होता है, कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उसका जब आप पता लगाते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, तापमान हो जाता है। ठीक है, तो तापमान क्या है, किसी भी चीज की आप गर्माहट और उसके ठंडे होने का जिस स्केल में आप बताओगे पैमाने में, वही आपका क्या है, तापमान होगा। देयर आर 3 कॉमन स्केल टू मेजर टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। हियर केल्विन इज द एसआई यूनिट। 3 स्केल में आप टेम्परेचर को पढ़ते हैं, फ़ारेनहाइट में पढ़ते हैं, सेल्सियस में पढ़ते हैं, केल्विन में पढ़ते हैं। केल्विन आपका क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। ओके, the thermometer based on these scales are shown. Generally the thermometer with Celsius scale are calibrated from 0 degree to 100 degree Celsius. जो आपने जनरल नॉर्मल थर्मोमीटर देखे हैं वो 0 से 100 का उनमें स्केल होता है, सेल्सियस वाले। Where these two temperature are the freezing point and the boiling point. 0 डिग्री आपका क्या होता है, 0 डिग्री आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वेयर एंड 100 डिग्री सेल्सियस आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, किसका, वाटर का। द फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंट बिटवीन 32 डिग्री टू 212 डिग्री सेल्सियस. The temperature on two scale are related to each other by the following relationship. The Kelvin scale is related to Celsius scale as follow. यानी केल्विन को जब आपको इसमें कन्वर्ट करना, डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर दिया है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप उस डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर देंगे, केल्विन में आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। क्या समझे, डिग्री सेल्सियस में आपको तापमान बताया गया होगा कि इतने डिग्री सेल्सियस है, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस डिग्री सेल्सियस में आप 273.15 ऐड कर लेंगे, तो जितना ऐड करने पर आएगा डिग्री सेल्सियस में वो आपका केल्विन का स्केल। ओके, तो होपफुली टेम्परेचर में आपको इतना समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे देखिए। डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको अगर करना होता है तो क्या करेंगे, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ओके, यानी आपको अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को मल्टीप्लाई कर देंगे 9/5 से, जो वैल्यू आएगी उसमें 32 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपको वैल्यू किस में मिल जाएगी, डिग्री फ़ारेनहाइट में मिल जाएगी। ओके, तो बच्चों होपफुली आज का आपको सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने किसकी बात की, मास और वेट की बात की, द्रव्यमान और भार क्या होता है। हमने वॉल्यूम की बात की कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम में हमने अलग अलग ग्लासवेयर्स की बात की। डेंसिटी हमने देखा, घनत्व किस तरह से आपका मास पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर, और हमने साथ ही तापमान की बात की। तो सारी भौतिक राशियां आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। किसी का कोई भी डाउट रहता है वो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। ओके, नेक्स्ट सेशन में कुछ और लॉस के साथ चलेंगे। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।